बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग यानी कि प्रोग्रामिंग की कुछ फंडामेंटल्स बेसिक्स जो है हम लोग सीखेंगे। ये बेसिकली सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल PSCS का, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके लिए जैसे UOL यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के हैं, तो उनके कोर्स आउटलाइन के मुताबिक ये मैंने लेक्चर्स कुछ प्रिपेयर किए हैं। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो आज हमारे पास है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का, उसमें हमारे कुछ आउटलाइंस को देखते हैं। तो आउटलाइंस हमारे पास क्या है फर्स्ट लेक्चर की? जी, फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज आ जाएगा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू C++ है। C++ में करैक्टर सेट है, कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स है, कीवर्ड्स है। देन उसके बाद है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स। उसके बाद फिर डाटा टाइप्स है। अब सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? हम लोग नॉर्मली कहते हैं हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास कोई भी प्रोग्राम कहलाता है। यानी कि आपने स्पेसिफिक लैंग्वेज में कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्रामर ने लिखा है तो हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर language that is used by the programmer to communicate with the computer। बेसिकली आप क्या करते हैं, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू अपने कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये असेंबली है, C++ है, जावा, पाइथन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमने दी हुई कुछ लैंग्वेजेस की कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो अब तक डेवलप हो चुकी हैं, जिनमें प्रोग्रामिंग जो हो रही हैं। ठीक है, वो आपको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या, सबसे पहले आपको पता है कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। उसके लिए जो 1883 में एल्गोरिथम फॉर एनालिटिकल इंजन, यानी कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रिपेयर की गई थी, ये एडा लेवलेस ने प्रिपेयर की थी चार्ल्स बेबेज के इंजन के लिए। उसके बाद 1949 में असेंबली लैंग्वेज आई। ठीक है, जिसको हम लोगों ने यूज़ किया इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर के लिए। उसके बाद 1952 में ऑटो कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, जो कि एक मार्क 1 कंप्यूटर था, उसके लिए इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद 1957 में फोर्ट्रान इसको जॉन बेकस ने फार्मूला ट्रांसलेशन के तौर पे इसको यूज़ किया जाता था। इसी तरह 1958 में एल्गोल बेसिकली एल्गोरिथमिक लैंग्वेज थी। ठीक है, इसी तरह 1959 में कोबोल को डॉक्टर ग्रेस मुर्रे ने यानी कि डेवलप किया था, और ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थी, और इसको हम यूज़ करते थे ATM, क्रेडिट एंड कार्ड और प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, टेलीफोन सिस्टम के लिए। 1959 में लिस्प जो थी, इसको जॉन मकार्टे ने बनाया। ठीक है, और ये लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज इसको बोलते हैं। ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी यूज़ की जाती थी। उसके बाद इसमें हमारे पास है 1964 में बेसिक लैंग्वेज जो है इसको डेवलप किया गया था, जो कि बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक कोड इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसका जो मुखफ़फ़ था उसमें हम देख रहे थे। तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की जो फर्स्ट प्रोडक्ट ये थी बेसिक। ठीक है, और 1970 में पास्कल, जिसको डेवलप किया था निकोलस वर्थ पास्कल ने, उसको हम यूज़ करते थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एप्पल्स ने इसको यूज़ किया अर्ली ईयर में पास्कल को। 72 में स्मॉल टॉक। ठीक है, उसके बाद इसी तरह 72 में C डेवलप हुई। डेनिस रिची ने बेल लैब्स ने डेवलप की। आपको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज थी पहली, और इसका अभी भी C को यूज़ किया जाता है, यानी कि आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स में। यहाँ पे आपने लो लेवल पे भी जाके कम्युनिकेट करवाना होता है, तो उसमें इसको ज़्यादा बेटर समझा जाता है एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद है SQL 1972 में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली डेवलप की गई थी
एट IBM, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में बेसिकली क्यूरीज जो है हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे डेटाबेसेस में डिफरेंट किस्म की डाटा के साथ मैनिपुलेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और 1978 में मैटलैब, ठीक है, ये मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री के लिए यूज़ की गई थी। अब इसको मैथमेटिशियन रिसर्च एंड एजुकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स मैटलैब को यूज़ करते हुए कुछ अपने मैथमेटिकल जो अपने सॉल्यूशंस हैं वो निकालते हैं। इसी तरह 1983 में ऑब्जेक्टिव सी इसको डेवलप किया गया और इसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। और 1983 में C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। C++ को यानी कि वो एक्सटेंशन थी किसकी, सी की, ठीक है। बिजैन स्ट्रॉस्ट्रप में इसको डेवलप किया और इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। 1987 में पर्ल जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पर इसको डिज़ाइन किया गया। उसके बाद 1990 में हैस्कल, स्क्रिप्टिंग आपको पता है वेब वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। और 1990 में हैस्कल जो है इसने कैलकुलेशंस रिकॉर्ड के लिए और नंबर क्रंचिंग के लिए डेवलप किया गया 1990 में हैस्कल को। और 1991 में पाइथन आपको पता आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। बेसिकली इसमें कोड जो है वो फ्यूअर लाइन में लिखा जाता है। अगर आपको बाकी C++ वगैरह आपको नॉलेज है तो पाइथन आपके लिए बहुत ईजी है। और आपको पता है AI में भी इसका यूज़ हो रहा है पाइथन का, और डाटा साइंसेज वगैरह में भी। यानी कि 1991 में विजुअल बेसिक डेवलप की गई, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक विजुअल बेसिक, जो बेसिकली ये फर्स्ट आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के तौर पे एक ऐसा टूल आपके पास ऐसा इंटरफेस आया जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का फैशन स्टार्ट हुआ। और 1993 में R इसको डेवलप किया गया। R बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड में डेवलप की गई। ये स्टैटिस्टिशियन जो थे उन्होंने अपनी डिफरेंट डाटा एनालिसिस के लिए इसको इस्तेमाल किया। उसके बाद 1995 में जावा, ओरिजिनली कॉल्ड ओक, ठीक है। जावा बेसिकली सन माइक्रो सिस्टम की प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है आज भी। इसी तरह 1995 में PHP, ठीक है, PHP पर्सनल होम पेज वेब के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह 1995 में रूबी, ठीक है। और 1995 में ही जावास्क्रिप्ट जो है इसको डेवलप किया गया, ठीक है। तो इसमें यानी कि बेसिकली वेब ब्राउज़र की इंटरेक्शंस को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और 2000 में C#, ये एक नया यानी कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की ग्लोबल कंबाइनिंग के लिए बेसिकली एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया उसमें, यानी कि C# बेसिकली सिंपलिसिटी थी किस चीज़ की, विजुअल बेसिक की। और C# जो है उसको C++ और जावा दोनों की बेसिस पे यानी कि मीन्स के उसकी बेस जो थी वो यानी कि C++ और सिमिलर टू जावा। तो इसलिए ये बेसिकली विजुअल बेसिक जो .NET की बात करते हैं तो .NET के प्लेटफॉर्म के लिए इसको डेवलप किया गया था। 2003 में स्काला की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन उसको हम लोगों ने मैथमेटिकल यूज़ के लिए इसको डेवलप किया गया था। और 2003 में ग्रूवी बेसिकली जावा से ही इन्होंने डेवलप की थी। तो यानी कि वो डेवलप किया गया कि प्रोडक्टिविटी ऑफ डेवलपर्स की जो उसको इजी लर्निंग के लिए और कंसाइज के लिए। 2009 में गो को डेवलप किया गूगल ने, ठीक है। गूगल ने अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए गो डेवलप की, जिसके अभी भी आज भी गूगल की गो में अपनी सारी वर्किंग चल रही है। स्विफ्ट 2014 में डेवलप की गई, एप्पल ने इसको डेवलप किया, ठीक है। उन्होंने रिप्लेसमेंट फॉर C++ और ऑब्जेक्टिव सी के लिए। और ऑब्वियसली एप्पल इसको अपने यानी कि मोबाइल ऐप्स के लिए और क्लाउड सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहा है।
तो ये तो थी हमारे पास हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। आगे हम देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नंबर 1 द लो लेवल लैंग्वेज है, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हम लोग कहते हैं ईजी है किसके लिए, प्रोग्रामर के लिए, कि उसने उसमें जो कोड लिखना है वो डिफिकल्ट है, लेकिन सिस्टम के लिए हार्डवेयर के लिए इजी है। प्रोग्रामर के लिए डिफिकल्ट थी लो लेवल लैंग्वेज। और इस क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज जो आपके बाइनरी सिस्टम के बिल्कुल क्लोज थी, तो इसलिए सिस्टम इसको इजीली अंडरस्टैंड करता था। ठीक है, जैसे हम मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज की बात करते हैं बाइनरी की 0 और 1 की, तो ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोग्राम जो है जो मशीन से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे, वहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, और वो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो उसको बड़े फास्टली जो है, ऑब्वियसली उसने फास्टली उसको रन करना होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप की गई यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के लिए और वेबसाइट्स के लिए। आपने देखा होगा कि हाई लेवल जो है यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। ठीक है, नियर टू यूज़र है बट डिफ़िकल्ट टू सिस्टम अंडरस्टैंड। सिस्टम इसको प्रॉपरली यानी कि फौरी अंडरस्टैंड नहीं करता, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज का। ठीक है, जिसके बाद उस प्रोग्राम को रन किया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है लो लेवल में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज को फर्दर डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स में। एक तो हमारे पास प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। अब प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था कि आपके पास जो प्रोसीजर्स बने होते थे और प्रोसीजर्स को कॉल किया जाता था और रूटीन्स को कॉल किया जाता था, जैसे आपके पास सी, फॉर्ट्रन, बेसिक एंड पास्कल वगैरह है। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आपकी जो लैंग्वेज है ये सारी डिपेंड करती है, बेस्ड है किस पे, ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके यानी कि प्रोग्राम को छोटे स्मॉल पार्ट्स में या ऑब्जेक्ट जिनको हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट में इसको यानी कि बनाया जाता था, डिवाइड कर दिया जाता था। तो हमारे पास इसको यूज़ किया जाता है रियल वर्ल्ड में एंटिटीज़ में, लाइक हमारे पास इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शंस है, और इसके एग्जांपल हमारे पास C++ है, जावा, पाइथन, C# है। इसको हम आगे इन डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन टू C++। हमारे पास क्या है, जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। ठीक है, इसको यानी कि यूज़ किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए, ब्राउज़र्स के लिए, गेम्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट वे में यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज थी, प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल, और दूसरी लैंग्वेज के यानी कि जिसने क्या किया C++ ने इन सब चीज़ों को डिफरेंट वे में सपोर्ट किया और इसको डेवलप किया विचार स्ट्रॉस्ट्रॉप में इन 1983 में। और C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स जिसको हम बोलते हैं, हम लोग इसको इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसमें, यानी कि इसके जो मेजर पिलर्स है, एलिमेंट्स है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है एंड एब्स्ट्रैक्शंस है। C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की जब बात करते हैं तो C++ में एक कोर लाइब्रेरी है जो आपकी इंक्लूड करती है डाटा टाइप्स को, वेरिएबल्स को एंड लिटरल्स को। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी किस चीज़ को इंक्लूड करती है, इसमें सेट ऑफ फंक्शंस है आपके पास जिसकी मैनिपुलेशन आती है स्ट्रिंग्स की और फाइल्स की। इसी तरह जो STL के टेम्पलेट्स, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी हम बात करते हैं, तो टेम्पलेट में यानी कि सेट ऑफ मेथड्स आ जाते हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा अरेज हो गए, लिंक लिस्ट हो गए, जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है। उसके बाद कंपाइलर की बात करते हैं C++ के, तो C++ कंपाइलर जो है वो क्या करता है, जो आपकी ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम होता है उसको किसमें करता है, सोर्स कोड में। ठीक है, सोर्स कोड जो ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम आपने लिखा है, जो सोर्स कोड कराता है, इसको किस में करता है,
बाइनरी कोड में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है कंपाइल करने के बाद, ताकि आपका सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद हमारे पास आईडी की बात करते हैं। इन्वायरमेंट जो C++ के लिए हमारे पास अवेलेबल है, विंडोज़ के लिए कोड ब्लॉक्स है, बोर्डलैंड C++ है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ का वी कोड भी है, डेव C++ है, टर्बो C++ है, और इस तरह लाइनक्स के लिए G++ जो है वो C++ का कंपाइलर के तौर पे आता है, और इसी तरह मैक ओएस के लिए एप्पल एक्स कोड है और C++ कोड ब्लॉक है, ठीक है। और ये तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको बताया कि आप कौन कौन सी आईडीज इसकी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह करैक्टर सेट की बात करते हैं तो C++ में A to Z है, अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल में, लार्ज में, डिजिट्स है, 0 to 9 है, स्पेशल करैक्टर्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कैरेट साइन है, पाइप साइन है, पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट्स हैं, दरमियानी ब्रैकेट्स है, इसी तरह इक्वल टू साइन, ये सारे के सारे साइन जो आपके कीबोर्ड के अवेलेबल है, ये सारे के सारे आपके इस लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ वाइट स्पेसिस है, बैक स्पेसिस है, हॉरिजॉन्टल टैब है, कैरेज रिटर्न है, ठीक है, कुछ आपके अदर करैक्टर्स हैं, नॉन ग्राफिकल सिंबल जो कि आस्की करैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपके C++ में यूज़ होते हैं। तो डाटा टाइप्स की बात करते हैं। C++ में डाटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर, INT, इंट, इसको हम लोग इसका वर्ड यूज़ करते हैं C++ में एज अ कीवर्ड। इंटीजर बेसिकली ये इंटीजर है, 2 से 4 बाइट हमारे पास, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग की हम आगे डिटेल में बात कर रहे थे। 2 बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है, आपका डेसिमल्स के लिए यूज़ होता है, 4 बाइट लेता है। इसी तरह डबल है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, 8 है, करैक्टर है, 1 बाइट लेता है। वाइड करैक्टर जो कि आपका ये C में नहीं था, C++ में है, 2 बाइट लेता है। बूलियन है, आपके पास 1 बाइट लेता है। वाइड है जो कि एम्प्टी और इसकी कोई यानी कि 0 बाइट्स हैं। इसी तरह आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या है कि आपके कांस्टेंट किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज एरिया जो आपका वहाँ पे लिया जाता है आपकी किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, आपने कुछ क्वांटिटीज़ जो है जिनको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आप चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, वेरी ना करें, ठीक है, आपने टेम्परेरी तौर पे उनको स्टोर करवाया है, लेकिन जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है वो वैल्यूज़ आपकी चेंज ना हो, तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज एरिया यूज़ करते हैं, तो वो उसके लिए हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, करैक्टर कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है और एस्केप सीक्वेंस है। और इसमें सबसे पहले देखें कांस्टेंट्स में हमारे पास डेसिमल इंटीजर की बात करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर है, इसी तरह ऑक्टल इंटीजर है, हेक्साडेसिमल इंटीजर है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, करैक्टर है, वाइड करैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी और इनको यूज़ भी करेंगे। इसी तरह एस्केप सीक्वेंस है, यानी कि कुछ ऐसी सीक्वेंस है जिसको आप C++ में यूज़ करते हैं। अगर आपने सिंगल कोड देना है तो स्लैश के साथ सिंगल कोड यूज़ करेंगे, तो आपका सिर्फ सिंगल कोड ही डिस्प्ले होगा प्रोग्राम में। इसी तरह डबल कोड्स यूज़ करने के लिए स्लैश के साथ, क्वेश्चन मार्क करने के लिए स्लैश के साथ, बैक स्लैश यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी स्लैश, यानी कि डबल स्लैश लिखते हैं, एक स्लैश तो आपका एज अ वहाँ पे प्रोग्राम कीवर्ड्स के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा और सिंगल स्लैश आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह ऑडियोबल बेल है, बैक स्पेस है, फॉर्म फीड न्यू पेज है, न्यू लाइन है, कैरेज रिटर्न, RT, हॉरिजॉन्टल टैब है, वर्टिकल टैब है। तो ये सारे के सारे आपके स्केप सीक्वेंस जो कि बार बार आपके प्रोग्राम में यूज़ होंगे। वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल एक ऐसा नाम है, a name which is associated with a value that can be changed, यानी कि इसमें आप इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल बेसिकली होते हैं क्या, मीन्स कि आपने कोई वेरिएबल लिया है, उसमें अपनी वैल्यू पुट की है, फिर उसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें वैल्यू चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। मीन्स कि आपने क्या करना है, स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज की जो हम बात कर रहे थे कि आपने क्या किया, वहाँ पे अपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया, मीन्स कि उसको कोई वैल्यू दे दी। अब उस वेरिएबल के साथ वैल्यूज चेंज होती रहती है, आप उस वेरिएबल के साथ यानी कि प्रोग्रामिंग डिफरेंट यानी कि पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू
जो आप उसको दोगे वही वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है। इसी तरह बेसिक टाइप ऑफ वेरिएबल में देखते हैं इंटीजर, दिस टाइप ऑफ वेरिएबल होल्ड द इंटीजर वैल्यू। करेक्टर जो है उनके पास करेक्टर वैल्यूज होती है। बूलियंस के पास ट्रू और फॉल्स होती है। डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट है। इसी तरह सिंगल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट है हमारे पास। तो हमारे पास अब सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स क्या है? डाटा टाइप्स है, वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2, यानी कि एक ही वेरिएबल, एक ही लाइन में आप 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। यानी कि डाटा टाइप्स आपने पहले लिखनी है, इंटीजर है, फ्लोट है या फिर बूलियन है। उसके बाद आपने वेरिएबल नेम लेना। वेरिएबल सपोज हम कहते हैं ए है और ये हमने बी डिक्लेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि ये बेसिकली क्या है कि अगर आपने यहाँ पे डाटा टाइप में लिया, आपने कोई भी वेरिएबल, आपने कहा इंटीजर, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, तो आपने क्या किया उसको आगे सॉरी आपने यहाँ पे ए ले लिया, ठीक है, या बी ले लिया। अब बी या ए को आपने कोई वैल्यू भी देनी है, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे बेसिकली हम कहते हैं इसको डिक्लेयर करवाना और इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइज करवाना, इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। और यही काम आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे डाटा टाइप है, आपने लिखा इंटीजर, वेरिएबल नेम ले लिया ए इज इक्वल टू 4, तो क्या किया आपने एक ही लाइन में इसको क्या किया, डिक्लेयर भी करवा दिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स की तरफ। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास वेरिएबल का स्कोप यानी कि विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री, यानी कि हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। एक हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, दूसरे हमारे पास लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल की हम बात करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन। ये आपका मेन फंक्शन है, बॉडी ऑफ द फंक्शन। अगर हम बात करते हैं तो इस बॉडी ऑफ फंक्शन के, ये देखें ये आपका बॉडी ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो इस बॉडी ऑफ फंक्शन के बाहर जो है आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है। अब इसकी वैल्यू इंटीजर y इज इक्वल टू 10, तो इसको आप जहाँ पे भी यूज़ करेंगे आपके वेरिएबल की वैल्यू वो 10 यूज़ होगी। विद इन बॉडी और आउट ऑफ बॉडी भी जाएंगे तो वो आपके पास यहाँ पे 10 ही यूज़ होगी। तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। अब इसी तरह लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल हमने क्या किया, इसके बॉडी के अंदर इसको डिक्लेयर करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू विद इन बॉडी जो है वो यूज़ होगी। अगर आप इसको आउट ऑफ बॉडी यूज़ करेंगे, सपोज हमने इंटीजर x, हमने x की वैल्यू की ली, तो x की वैल्यू 5 नहीं, कोई और वैल्यू, गार्बेज वैल्यू कोई और वैल्यू दे देगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स है। इसमें वेरिएबल नेम, पहला रूल क्या, वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स A to Z, लोअर केस लेटर A to Z, डिजिट 09 एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर, यानी कि आप ये वेरिएबल नेम में यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी, क्या होना चाहिए, अ लेटर और अंडरस्कोर, ठीक है। आपका लाजमी है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर आपका या तो लेटर होना चाहिए या आपका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, वो अंडरस्कोर होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, आपके पास जो है ब्लैंक स्पेसेस जो है आप वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में। इसी तरह स्पेशल कैरेक्टर है, हैश नंबर साइन जिसको बोलते हैं, डॉलर साइन, वो अलाउ नहीं है क्योंकि ये एज अ स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं। तो इसलिए वो आपका जो कंपाइलर है उसको एज अ स्पेशल कैरेक्टर कीवर्ड ही कंसीडर करेगा। कीवर्ड आप इसमें नहीं यूज़ कर सकते। वेरिएबल नेम्स आर द केस सेंसिटिव हैं, ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वेरिएबल नेम्स जो है केस सेंसिटिव है। अगर आपने वेरिएबल इंटीजर ए स्मॉल ए लिया है तो आपको उसकी वैल्यू को आगे यूज़ करने के लिए स्मॉल ए ही यूज़ करना पड़ेगा, आप उस कैपिटल ए में नहीं ले सकते, ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन बी कंसिस्टिंग ऑफ 31 कैरेक्टर्स ओनली इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल मोर देन 1 कैरेक्टर। कंपाइलर विल इग्नोर आफ्टर 31 कैरेक्टर्स, यानी कि अगर आपने वेरिएबल नेम लिया है वो 31 कैरेक्टर्स तक ही आएगा, 31 तक ही। अगर आप इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स भी लेते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, वो फर्स्ट 31 ले लेगा, उसके बाद बाकी जो है उसको इग्नोर कर देगा। इसी तरह वेरिएबल टाइप कैन बी बूलियन हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, डबल हो सकती है, वाइड हो सकती है और वाइड कैरेक्टर है। ये तो वेरिएबल की टाइप, यानी कि डिफरेंट टाइप्स हम आगे भी डिस्कस करते
रहेंगे, इसको प्रोग्राम में यूज़ करते रहेंगे। डाटा टाइप्स की बात करते हैं तो डाटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी है? करैक्टर है, 1 बाइट है, आप इसके पास ये इसकी रेंज जो है -127 से लेकर 127 और 0 to 255। इसी तरह अनसाइंड करैक्टर है 0 to 25 है, साइंड है, साइंड में आपके पास माइनस और प्लस दोनों आएंगे। इसी तरह इंटीजर है, इंटीजर में आपके पास 4 बाइट आएगी और इसकी रेंज जो है ये आपके पास सामने दी गई है, ठीक है, कि कितने करैक्टर इसमें आप वैल्यूज स्टोर करवा सकते हो। अनसाइंड इंटीजर है, ये भी 4 बाइट लेता है, इसमें आप कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। साइंड इंटीजर है 4 बाइट है, तो इसमें कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। शॉर्ट इंटीजर है 2 बाइट्स है, तो इसकी वैल्यूज आपके पास गिवन है। इसी तरह अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर है 2 बाइट्स है, तो इसके पास इसकी वैल्यू 0 to 65, ठीक है। और साइंड शॉर्ट इंटीजर है, ऑब्वियसली जहाँ पे साइंड होगा तो वहाँ पे माइनस में भी वैल्यू उसकी स्टोर होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया डाटा टाइप्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग इंटीजर है, 8 बाइट ले रहा है, इसकी रेंज दी हुई है। इसी तरह साइंड लॉन्ग इंटीजर है, 8 बाइट ले रहा है। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर है, 8 बाइट ले रहा है। लॉन्ग इंटीजर है, ये भी 8 बाइट ले रहा है, ठीक है। इसमें आपने देखा कि इसकी पावर के साथ वैल्यूज यहाँ पे थी 2 रेज पावर 63 टू 2 रेज पावर 63 -1 यानी कि -2 प्लस के साथ। और इसी तरह यानी कि इसमें से एक वैल्यू जो है वो माइनस जितनी भी इसकी 2 रेज पावर 63 आएगी उसमें से एक जो 1 लेस होगी वैल्यू। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर है, 8 बाइट है, इसको ले लिया गया। फ्लोट है 4 बाइट है, डबल है 8 बाइट है, लॉन्ग डबल है 12 बाइट है और वाइट करैक्टर है 2 से 4 बाइट ले रहा है, एक वाइट करैक्टर जो है। इसी तरह कीवर्ड की बात करते हैं तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज द प्रीडिफाइंड और रिजर्व वर्ड in the C++ library with the fixed meaning and used to perform an internal operation. C++ language support more than 64 कीवर्ड। कीवर्ड आपको पता लैंग्वेज के अपने वर्ड्स होते हैं जिनको आप अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा कर सकते। जब भी आप कीवर्ड को यूज़ करोगे तो प्रोग्राम में कंपाइलर उसको एज अ कीवर्ड ही यानी कि उसको असेस करेगा, एज अ कीवर्ड ही यूज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड्स में हम देखते हैं हमारे पास 32 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि C++ लैंग्वेज के में मौजूद हैं, लेकिन वो C में भी अवेलेबल थे। इसमें ऑटो है, डबल है, इंटीजर है, स्ट्रक्ट है, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर, टाइप, डेफ, कैरेक्टर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कॉन्स्ट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फॉर, साइंड, वाइड, डिफ़ॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, वॉलेटाइल, डू, इफ़, स्टैटिक और वाइड। ये तमाम के तमाम वो कीवर्ड हैं जो आपके C लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा बाकी हमारे पास 30 कुछ ऐसे कीवर्ड ऐड हुए C+ में जो कि C लैंग्वेज में नहीं थे, जैसे ASM है, डायनामिक कास्ट है, नेम स्पेस है, री इंटरप्रेट कास्ट है, बूलियन, एक्सप्लिसिट, न्यू, स्टैटिक कास्ट है, कैच है, फॉल्स है, ऑपरेटर है, टेम्पलेट है, क्लास, फ्रेंड्स, प्राइवेट, दिस, कॉन्स्ट, कास्ट, इनलाइन, पब्लिक, थ्रू, डिलीट, म्यूटेबल, प्रोटेक्टेड, ट्रू, ट्राई, ट्राइब, टाइप, नेम, यूजिंग, वर्चुअल एंड वाइड करैक्टर। तो ये सारे के सारे उसकी C++ की लाइब्रेरी भी हमने डिस्कस किया था कि पढ़े होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या, ये हम डबल स्लैश कमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर साइन इंक्लूड, नंबर साइन इंक्लूड बेसिकली क्या है? ये आपका प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हम बात कर रहे थे, पर इसने डायरेक्शन देनी है नंबर साइन इंक्लूड ने कि आपका जो कंपाइलर इस पे जाएगा तो उसने किस तरफ मूव करना है। अब डायरेक्शन क्या दे रहा है? वो डायरेक्शन दे रहा है कि आयो स्ट्रीम ले। आयो स्ट्रीम क्या है? इनपुट आउटपुट ऑन स्क्रीन प्रीफिक्स अप्लाई टू, ये बेसिकली लाइब्रेरी में पड़ी हुई फाइल है। वो डायरेक्शन दे रहा है कि आयो स्ट्रीम की फंक्शनैलिटी जो है वो उसको पिक करे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, एक सर्टन सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, ठीक है, सर्टन सेट है नेम स्पेसिस का। अब इसमें से वो क्या करेगा, STD जो नेम स्पेस है उसको दे रहा है, जो कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। आपने देखा होगा Cout, Cin वगैरह जो आपके यूज़ होते हैं वो इसी नेम स्पेस के थ्रू यूज़ होते हैं, STD के। इसी तरह इंटीजर मेन है, बेसिकली एक मेन फंक्शन है। इसकी रिटर्न टाइप जो है
वो कोई नहीं, रिटर्न टाइप कौन सी है, इंटीजर है, ये इसकी रिटर्न टाइप है, ये इसका नेम है, इसमें कोई पैरामीटर आप पास नहीं कर सकते, नहीं कर रहे सॉरी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसकी बॉडी की बात करते हैं, ये इसकी दो ब्रैकेट्स जो है ये बॉडी ऑफ द मेन कहलाती है, जिसके अंदर आप कोड ब्लॉक भी कहते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड, जिसके अंदर आपने कोड लिखना होता है। सी आउट आपके पास मीन्स के आपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है, उसके लिए सी आउट यूज़ करते हैं। और सी आउट मैंने आपको बताया था जैसे कि एसटीडी नेम स्पेस से, यानी कि आप इसकी फंक्शनैलिटी ले रहे हैं और यहाँ पे आपके पास ये लेसर दैन डबल लेसर दैन साइन जो है, जिसको आप एज अ कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हेलो वर्ड आपने डबल कोट्स में लिखा है, और ये आपका टर्मिनेटर साइन है जो कॉलन है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास है बेसिकली इस लेसर देन साइन को फॉर्मेट स्ट्रीम भी कहते हैं, जो कि आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट में मैंने आपको पहले बताया। इसी तरह रिटर्न 0, यानी कि ये जो इंटीजर आपने लिया है मेन, तो इसकी रिटर्न टाइप उसने बताई है कि 0, तो क्या होगा यहाँ पे आपका स्टेटस जो है एग्जिट हो जाएगा। ये बेसिकली आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था कि आपने जितने भी प्रोग्राम बनाने हैं उसमें ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, और इसकी बॉडी के अंदर आप उसका कोड लिखोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें कुछ इसके ऑपरेटर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।